देखो सेट 2, सेट 1 खत्म, अब सेट 2 है, 3 सेट रहेगा, आज वो खत्म करना कभी, वो कल सुबह में करवा देंगे, और उसके बाद हिंदी की एग्जाम दे के आएगा, ऑब्जेक्टिव करवा देंगे 90 को, हम VVI आया और नहीं करवाया, नहीं करवा पाए थे। क्या है पहला क्वेश्चन, एकदम स्पीड में, ठीक है, साथ में लिखने की कोशिश करो, साथ में हम लिखेंगे बोर्ड पे। क्या बोला देखो तो, उत्तर लेंस बनाओ, उत्तर लेंस फट से बन गया, इसे क्या बोलते हैं, एम एन बोल दो, बीच में क्या होता है, बीच में क्या, बीच में वो होता है, एक लाइन खींचो, क्या होता है लेंस में, F1 F1 और फिर F1 आगे 2 लगाते हैं, नहीं F1 बोलते हैं ना, इधर क्या होता है F2 और फिर से F2, बस यहाँ 2 लगा देंगे, ठीक है। क्या बोला गया इसके बाद, देखो इतना करने के बाद आगे सोचना है, लेंस या दर्पण जो भी होगा बना देना है, उसके बाद आगे देखना है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जब वस्तु कहाँ है, प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच, प्रकाश केंद्र किसको बोलते हैं, ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव पूछता है, लेंस के प्रकाश केंद्र किसके बोलते हैं, तो केंद्र इसके और फोकस के बीच, फोकस के बीच में है, तो कहां होगा वस्तु, यहाँ पे होगा। चलो अब ये कहां जाएगा, लेंस में टकराएगा, और कहां से काटेगा, F2 से, F2 से, F2 से। अब इसके बाद क्या करेंगे, कहां से जाते हैं, यहां से, यहां से इससे हो कहता है प्रकाश केंद्र से, और ये कहां कटेगा क्या, नहीं कटेगा, टेढ़ा हो गया है, इसको पहले सीधा करो, इसे पहले सीधा बनाना होगा, ठीक है। और जब यहां से लेके जाएंगे तो कभी मिलेगा ही नहीं आपस, मिलेगा ना, इसको क्या करेंगे, पीछे मिलाएंगे, पीछे मिलाओ, इसको पीछे लेके जाओ, अगर आगे नहीं मिला तो कहां मिलेगा, पीछे तो गारंटी है मिलेगा, ठीक है। और जहां मिलता है वहीं बनेगा प्रतिबिंब। अब बताओ, ये तो इधर नहीं मिला ना, बना उल्टा, इधर बना, और अपने से मिला है, काल्पनिक है, ठीक है। मानो क्या मानेंगे इसको, ए, अच्छा वस्तु कहाँ है, ना, तो ये ए हो गया और ये बी, और प्रतिबिंब क्या बोलते हैं, ए डैश और बी डैश, ध्यान देना। अच्छा इसका जो मुंडी है वही मुंडी इसका है ना, तो ए ऊपर, तो यहाँ भी ए ऊपर ही होगा, अगर ये नीचे बनता, नीचे तो क्या होता, जिसका मुंडी ऊपर वो कहाँ आता है, नीचे आता है, ठीक है, उल्टा बनता है ऊपर, यहाँ सीधा बना है, ये लिख लो क्या बोला गया है, तो इसका आंसर लिख दी पहले, क्या बोला इसमें, रेटिना से जुड़े 2 तंतुओं के नाम, मतलब जो रेटिना आंख होता है ना, आंख में रेटिना, उससे 2 चीज जुड़ा होता है, ठीक है, तो कौन कौन, एक क्षणनुमा, एक शंकुनुमा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार तो नहीं दिया था ना, तो इस बार उम्मीद है, अब ये ऑब्जेक्टिव दे या सब्जेक्टिव दे, हो सकता है ऑब्जेक्टिव दे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव देगा तो एक दे देगा, अब बाकी ऑप्शन गलत देगा, ठीक। बताओ अजीत, खड़ा जाओ, बोलो उपचयन क्या होता है, क्या होता है, वैसा भी करिए, ऑक्सीजन और ऑप्शन करता है, उपचयन करता है, उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, और हाइड्रोजन क्या होगा, घटेगा, ये माइनस ये प्लस होता है, एक होता है अपचयन, क्या होता है, अपचयन, देख लो, उपचयन और अपचयन, अपचयन में क्या होगा, उल्टा H2, हाँ है, ठीक, H2 होगा प्लस में, और क्या होगा, वो इसमें घटता है, वो घटता है। तो क्वेश्चन क्या दिया है, उपचयन अपचयन को रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, क्यों, घुमाया है, ये मोटा मोटा क्या पूछा है, रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है, उदाहरण द्वारा समझाएं,
इसी का अथवा है, या तो ये पूछे या तो ये पूछे, लिखना क्या है? पूछ दिया है, पूछा छोड़ दो तो लिखना तो क्या करेंगे। वैसा अभिक्रिया इसमें अपचयन और उपचयन दोनों हो उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल में अभी वो समझाने के लिए था, इसका आंसर नहीं है ये, ठीक है, ये समझाने के लिए था। आंसर इसका होगा ना, वो लिखना है वैसा अभिक्रिया इसमें उपचयन और अपचयन दोनों होता है उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे भी लिखेंगे, बोलिए जय। CU बट CuZnO एरो और CuO प्लस Zn। अच्छा खड़ा हो जाओ विकास। किसका ऑप, इसमें किसका अपचयन हो रहा है? किसका अपचयन हो रहा है? आता है, हो रहा, आएगा क्वेश्चन, आता है। किसका हो रहा है बताओ, किसका हो रहा है? क्या है? अपचयन है ना। अपचयन मतलब उससे ऑक्सीजन भाग रहा होगा, उससे ऑक्सीजन भाग रहा होगा, उसमें H2 आ रहा होगा। ये नहीं आ रहा होगा, क्या होगा? या तो ऑक्सीजन भागे या तो H2 जुड़े, बात है की है। तो किससे भाग रहा है ऑक्सीजन? ZnO से। तो ZnO का क्या हो रहा है? अपचयन। अच्छा उपचयन किसका हो रहा है? उपचयन किसका हो रहा है? O में आके जुड़ रहा है ऑक्सीजन Cu में। किसमें? जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या होता है? अपचयन। खाना का क्या होता है? उपचयन होता है तो खाना खराब होता है, क्योंकि खाना में आके ऑक्सीजन जुड़ जाता है। जुड़ा किसमें? Cu में ना। तो Cu क्या था और इसमें आके जुड़ गया, तो किसका हो गया? उपचयन Cu का। Cu का हो गया उपचयन। आता है इसीलिए कहते हैं, बैठ जाओ। 6 सोच के बुक का क्वेश्चन, बुक का क्वेश्चन है। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलता है? ऐसे मान लो एक ले ली HCl, क्या ले लिए हैं? HCl। हम क्या जानते हैं? HCl अजित बताओ, HCl जो है कौन सा लिटमस पत्र को रंग बदलता है? किसका रंग बदलता है? क्षार लिटमस पत्र है। नीला क्या करता है? लाल करता है ना। तो चलो बैठ जाओ। तो ये अम्ल ही है, लेकिन क्या है, इसको हम गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गर्म। और इसे क्या निकाल रहे हैं? बंद कर दिए कंटेनर में और इसे भाप निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भाप निकाल रहे हैं, बंद करके गर्म करके भाप निकाल रहे हैं। अब भाप निकलेगा, वहां लेकर आ रहे हैं लिटमस पत्र। कौन? नीला कलर करता है ना, तो नीला हिला रहे हैं, यह है लिटमस पत्र। अब बताओ ये नीला रंग का है, क्या कौन रंग का है? ये नीला है, ये नीला रंग का है, ठीक है। लेकिन ये जो गैस आ रहा है ना इसका, ये इसको लाल नहीं कर पा रहा है। क्यों लाल नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम जानते हैं अम्ल पानी में घुल कर क्या करता है? H+ आयन देता है। अभी बोला भाप, भाप में पानी आएगा? आयो सूखा पानी रहबे नहीं करेगा तो H+ आयन देगा, और H+ आयन नहीं मिलेगा ना, तो ये अम्लीय गुण नहीं दिखाता है, ठीक है। मेन कारण क्या है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता है, क्योंकि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में H+ आयन नहीं होता है। इसी की वजह से ये लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता है, ठीक है। जो लिखवाया है ना, कि लिखवाए फिर से देख, लिखो स्पीड में लिखो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, ऐसे लिखो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता है। ये क्यों काट देना, ये बस काट देना, पूरा लिखो ना क्वेश्चन लिखो, खाली ये काट, ये मत लिखना, ये मत लिखो, स्पीड में लिखो। क्वेश्चन छापो आंसर में एकदम पूरा, खाली ये नहीं छापना है, वो छापो, छाप कर रखवा रहे हैं, छापो। देख लिया यहां तक? शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र को रंग नहीं बदलता है, क्योंकि सिंपल में लिखो, क्योंकि लिख दिया, वाह। क्योंकि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में H+ आयन नहीं होता है।
H प्लस आयन नहीं होता है। इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक गैस में H प्लस आयन नहीं होता है। इसीलिए लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता है। इसीलिए लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता है। हमारे अमाशय पता है ना, ये होता है अमाशय, इधर होता है कि नहीं, ऐसे होता है रे, आया, ये होता है अमाशय, ठीक है, और यहां से आगे बढ़ा होता है पूरा। तो ये अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? अमाशय में क्या होता है? अम्ल होता है ना, अम्ल होता है। तो अम्ल का काम क्या है? काम क्या है अम्ल का? भोजन को फास्ट पाचन करता है, फास्ट में, ठीक है, और हानिकारक जीवाणु को मारता है, भोजन को पाचन भी करता है, ठीक है। लिख लेगा ना, सर लिखवाएं पहले से, लिखो लिख लो। हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका निम्न है। हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका निम्न है, ये बस ये मत लिखना, निम्न नहीं लगा देना। हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका निम्न है, 1 नंबर। अगर निम्न बोला लगा दे 1 नंबर बोलो। यह भोजन को लिखो, यह भोजन को अम्लीय बनाता है, यह भोजन को अम्लीय बनाता है, दो लिखो। यह भोजन को पचाने में, ऐसे लिखो, यह भोजन को जल्दी पचाने में, यह भोजन को जल्दी पचाने में, यह भोजन को जल्दी पचाने में सहायता करता है, यह भोजन को जल्दी पचाने में सहायता करता है। लिखो 3 नंबर। यह भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है, यानी मार देता है। यह भोजन में उपस्थित हानिकारक जीव को मार देता है या नष्ट कर देता है। हो गया? यह हानिकारक जीवाणु को मार देता है, नष्ट कर देता है। लिखो, इफ लिखो, पादप हार्मोन और जंतु हार्मोन में अंतर लिखवा दे, क्या लिखा हुआ है? छोड़ो, लिखवा दिया, छोड़ो, अंतर लिखवाए आदम को। हाँ, अंतर लिखवाए हैं, ढो बना के लिखवाए हैं। बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है? इसको लिखो सर, इसे लिखवाएंगे, नहीं याद है, इसको लिखो, इतना लिखो पहले। बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार, नहीं 21 मत बोलना, जीव, ये मत लिखना, ये नहीं लिखना है, जीव लाभान्वित होता है, ये बस मत लिखो। लिखो क्योंकि, इतना लिखो, उसको लिखो क्योंकि। जब भी कुछ क्वेश्चन बना के देना तो ऐसे लिखना होता है, बस ये मत लिखो ना, बस छापो ना पूरा तुम, ये मत लिखो, छापो पूरा। अरे नहीं चलो, क्योंकि बीजाणु द्वारा जनन में, क्योंकि बीजाणु द्वारा जनन में, क्योंकि बीजाणु द्वारा जनन में, जनन में एक बार में ही बहुत सारा, एक बार में ही बहुत सारा नए जीव का, एक बार में ही बहुत सारा नए जीव का विकास होता है। विकास होता है, इसीलिए देख लिया, इसीलिए बीजाणु द्वारा जनन से जीव लाभान्वित होता है। वही फिर छापो, इसीलिए फिर छापो क्वेश्चन है, इसीलिए फिर छाप दो क्वेश्चन, बहुत हो गया, बहुत ज्यादा हो गया।
छाप लो क्वेश्चन। 38, जितना फास्ट करेगा उतना, हाँ ये क्वेश्चन लिखो। ये 38 नंबर है, कितना नंबर है? 38। 38 क्या बोला? रुधिर ब्रैकेट में रक्त क्या है? इसके दो कार्य लिखे। रक्त क्या? खून क्या है? खून क्या है? वो देखो, वह तरल पदार्थ है, पानी से है ना, उसको बोलते तरल। क्या बोलते हैं? तरल। ऐसे लिखो, वह तरल पदार्थ, वह तरल, वह तरल पदार्थ, वह तरल पदार्थ जो जो ऑक्सीजन को, जो ऑक्सीजन 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 एवं CO2 लिख लो, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों करता है ना, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाई ऑक्साइड ऑक्साइड का परिवहन करता है। क्या करता है? परिवहन। एक लाइन लिख दी, परिवहन मतलब इधर से उधर लेके जाना, ऑक्सीजन को पहुंचाना कहीं और CO2 को वहां से उठा के बाहर लेके बिना, मतलब परिवहन हो गया। एक जगह कहीं जाना, परिवहन करता है, करता है। हो गया। आगे कार्य लिखो, कार्य है ना, एक नंबर देकर लिखो। यह ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन लिखना तुम लोग, हम CO2 लिख रहे हैं। ऑक्सीजन को हमारे 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 कोशिका के पास, कहाँ? एक नंबर में कार्य अलग है, कार्य है, कार्य लिख रहे हैं, कार्य हमारे कोशिका के पास पहुंचाता है, के पास पहुंचाता है, पहुंचाता है, पहुंचाता है। हो गया। 2 नंबर में यह CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिका, CO2 को क्या लिखेंगे? कोशिका को CO2, हाँ ठीक है। यह CO2 को कोशिका से बाहर निकलता है, बाहर निकालता है। ये शरीर से बाहर निकलता है ना, कोशिका से बाहर निकलता है, निकालता है। 2 ही बोला है। देखो CO2 को वहां से निकाल, कहाँ होता है? फेफड़ा में होता है, और फेफड़ा से सांस वगैरह बाहर निकलता है, तो उसको निकालने में मदद करता है, और बहुत सारा काम करता है। हीमोग्लोबिन एकरे में रहता है। लिखो, आगे बढ़ो। ये फट बना दे तुरंत से, 39 नंबर में आएगा ही। क्या दिया है? 7 मीटर ऊंचा, मतलब हाइट दिया है 7 मीटर, सॉरी 7 सेंटीमीटर, मेरा नहीं। आगे क्या बोला? एक वस्तु, फोकस दूरी दिया है ना, एफ का मान दिया है कितना? 8 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? दूरी, एक उत्तल लेंस। कौन लेंस? उत्तल लेंस। फोकस क्या होगा? फोकस क्या होगा? फोकस होता है प्लस में ना, इसका 12 सेंटीमीटर दूर पर रखिए। यू दिया है, यू तो जीवन में कसम खा लिया कि हम माइनस में होंगे तो माइनस में होंगे, है ना। यू हमेशा माइनस में, दर्पण है, लेंस है, मतलब नहीं है। वो बोलेगा ना हम माइनस में रहेंगे ना, हम तो नहीं करेंगे, वो माइनस में रहेगा हमेशा। यू का मान हमेशा माइनस रहना, माइनस में, ठीक है। अब ये लेंस है, कौन लेंस? उत्तल लेंस, तो फोकस क्या हो जाएगा? प्लस में। ये फोकस में दिमाग खराब करता है, कभी माइनस हो जाएगा, कभी प्लस हो जाएगा, बच्चा एक में अटक जाता है। ये गलती किया तो फिर बहुत दिक्कत है, गलती आंसर आता है, क्या करेगा? तो याद रखना, उत्तल लेंस में प्लस, उत्तल लेंस में प्लस, ठीक है। अरे हम भी देखा, मैं दिमाग खराब कर दिया, तुम लोग क्या चीज है? नहीं, 8 सेंटीमीटर ये हमेशा होगा। अभी इसमें होगा प्लस में, दूरी ठीक है, वो कसम खाया है माइनस में होंगे, उसमें दिक्कत नहीं है, वो माइनस होगा, खाली फोकस दिक्कत करता है। चलो, और कुछ दिया है? और कुछ नहीं दिया, लगाओ। लेंस है ना,
तो लेंस सूत्र क्या लगाएंगे? लेंस, तो लेंस सूत्र, दर्पण रहेगा तो दर्पण सूत्र, लेंस रहेगा तो लेंस सूत्र, दर्पण रहेगा तो दर्पण सूत्र। ठीक है, चलो दिखाओ। लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अच्छा, ये रहा था दर्पण, तो क्या होता है? 1/f 1/v केवल प्लस होता है, केवल प्लस का अंतर होता है। ऑब्जेक्टिव की तरह पूछा है दर्पण सूत्र निम्न में से कौन है, लेंस सूत्र निम्न में से कौन है, तो याद रहेगा तब ना ऑब्जेक्टिव मारेगा। ठीक है, सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव निकलता है। तो ये हो गया लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये हो फॉर्मूला। ये क्या है? फॉर्मूला। सबका मान रखो 1/f, f का मान 8 बराबर 1/v नहीं पता, माइनस 1/u का मान -12 है। बताओ ये माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/8 प्लस हुआ, इसको उठा कर उधर प्लस तो हो गया। अब आएगा बराबर के इधर, तो क्या हो जाएगा? फिर से माइनस। ये बोलेगा हरामी सब प्लस किया और फिर लेके आगे माइनस कर दिया, नहीं, क्योंकि प्लस अभी हुआ जस्ट, लेके आगे इधर हो जाएगा ये माइनस। बराबर क्या बच गया? 1/v अकेले बचा है बेचारा। ठीक है, इसको घुमा दो या ऐसे बना दो। एलसीएम कितना आएगा बताओ? एलसीएम कितना आएगा? 8 और 12 का निकाल लो, समझ में। एलसीएम सीखा है मैथ में रे? 8 और 12 का एलसीएम, 2 से भाग मारो 4 6, फिर 2 से भाग मारो 2 3, अब कटेगा नहीं, 3 6 6 12 12 ना 24। एलसीएम सीखे हम लोग, कितना जाएगा ये? 24 ना, ये आ गया 24। 24 ऊपर क्या हो जाएगा? 8 को पढ़ो, कौ बार में काटेगा? 8 3 बार में, 3 से गुना कर दो, 3 आया माइनस के माइनस। बड़का पढ़ो कौ बार में? 2 बार, 2 से गुना करो ऊपर वाला में, कितना आएगा? 2 बराबर क्या है? 1/v। क्या मिलेगा देखो तो, 1/24 बराबर कितना? 1/v। हमें क्या निकालना है? v का मान ना, उल्टा करो, उल्टा, v को ऊपर कर दिए, 1 को नीचे, तो ये भी क्या हो जाएगा? 24 ऊपर और 1 नीचे। बताओ 1 नीचे कोई वैल्यू है ना? कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है 1 नीचे के। क्या करेंगे? से हटा देंगे, 1 को हटा देंगे। ठीक है, ये हो गया 24 मात्र। v का मान कितना आ गया? 24। v का मान 24, v का मान 24। ऐसे v का मान क्या निकालेंगे? प्रकृति ना, तो प्रकृति कैसे निकलता है? प्रकृति अगर निकालना है तो हमें m चाहिए, m। तो m जानते हैं ना, m क्या होता है? आवर्धन। अब लेंस है, लेंस है, लेंस का आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? गलत बात, पहले आ गया माइनस ना सूत्र में, तो लेंस आवर्धन में आता है प्लस v/u, प्लस में। दर्पण में क्या होता है? यहाँ होता है प्लस, तो यहाँ होता है माइनस। ऐसा रखना, लेंस में यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, दर्पण में यहाँ प्लस, तो यहाँ माइनस, बात बराबर। ठीक है, चलो m का मान निकालना है। v का मान कितना आया? 24 और u का मान माइनस के 12 कट गया। m का मान कितना मिला? -2। अगर माइनस है, क्या सीखे? अगर 1 से बड़ा है, माइनस मतलब 1 नहीं है, 1 से 2 है 3 है, तो क्या होगा? वस्तु का आकार बड़ा होगा। क्या होगा? सॉरी, प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा। अगर माइनस में है तो उल्टा होगा, बड़ा होगा लेकिन उल्टा होगा। अगर प्लस में 2 है तो बड़ा होगा और सीधा होगा। ये माइनस में है, 1 से बेसी है, 2 है माइनस में, तो बड़ा होगा लेकिन उल्टा होगा। तो प्रतिबिंब क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, बिंब न रे, प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब बड़ा एवं क्या होगा? उल्टा। अरे तुम लोग नहीं लिखने चलेगा, ठीक है? तुम लोग जरूर नहीं है, लिखने आएगा तो लिखना, नहीं छोड़ देना, क्या फर्क है? तुम इतना ले देना, खाली ए से निकालना है, आकार भी निकालना है। तो हम m का एक और जानते हैं फॉर्मूला, m बराबर h'/h। लेकिन ध्यान देना, पहले m का मान निकाल लेना, तब इसका लगाना फॉर्मूला। ठीक है, m का मान है -2 बराबर h', नहीं पता h का मान 7। चलो गुना करो कोना कोनी, क्या मिला? h' -14,
सेंटीमीटर। लो आ गया, यही तो पूरा था। हो गया, स्पीड में स्पीड में स्पीड में। 7:30 बज गया, अभी 39 पे हम लोग 52 करना है, 52 52 था ना। पैसा लगता है, पैसा बहुत ना, और नंबर नहीं आएगा तो दिक्कत है। चल, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, लिखवाए हैं क्या? सबको लिखवाए हैं? एक बार हम बोल देते हैं, क्या बोलेंगे? जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरा माध्यम में आता है तो प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन। अच्छा, परावर्तन में क्या है? अपवर्तन मतलब एक माध्यम से दूसरा माध्यम में। ये अगर हवा है, ये अगर क्या है? हवा, ये कांच, क्या है? कांच है ना। अब बताओ अजीत, सिखाए तुम खड़ा होकर, मुस्काए अच्छा से अगला बार एग्जाम से पहले। बताओ इसमें सघन माध्यम और विरल माध्यम कौन है? सबसे पहले पकड़ना होता है सघन माध्यम और विरल माध्यम। इसे फिक्स है, क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आएगा ही। बोलो सघन माध्यम कौन इसमें है? कहां सघन? वाह, याद रखा है। सघन मतलब खन्ना, बड़ियार। और विरल मतलब कमजोर। नाम है विरल, विरल हटा, लेकिन काम क्या है? कमजोर। विरल मतलब कमजोर। अब हवा और कांच के तुलना में कमजोर कौन है? हवा है ना कमजोर। ये कमजोर हो गया तो ये हो गया विरल। क्या हो गया? विरल। ये बड़ियार है हवा के तुलना में, तो ये हो गया सघन। क्या हो गया? सघन। अब बताओ, ये एक किरण आया, ठीक है, एक किरण आया यहां से, ऐसे ऐसे आया, यहां से टकराया, ये है अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब है ना। आपको बताएगा कि अभिलंब से ये दूर जाएगा या पास आएगा। जो प्रकाश से किरण आया, अपवर्तन है, समझना, अपवर्तन है तो पहले तो पार करेगा। परावर्तन में क्या होता है? परावर्तन में क्या होता है? परावर्तन में क्या होता है? प्रकाश टकराता है और इसको पार नहीं करता है, वो आपस उड़ जाता है। ये हो गया परावर्तन। अपवर्तन मतलब आएगा, अपवर्तन मतलब आएगा अंदर, वो घूमेगा नहीं, वापस आ जाएगा। परावर्तन में घूम जाएगा, ठीक है। तो परावर्तन मतलब घूमना, अपवर्तन मतलब आना अंदर। तो ये अंदर आएगा तो ये अभिलंब है, तो अभिलंब से दूर जाएगा कि पास। ट्रिक 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 बता दे हम। सघन मतलब सटेगा, सघन माध्यम है ना। ये हवा है विरल, सघन ये माध्यम है ना। ये कौन माध्यम है? सघन। सघन में एंट्री मारेगा तो क्या होगा? सट जाएगा। सघन मतलब स से सघन, स से सटेगा, किसमें? अभिलंब की ओर। कहां? अभिलंब की ओर। भूलेगा, ट्रिक याद रखो। सघन मतलब सटेगा, विरल मतलब हटेगा। सघन सटेगा तो विरल क्या होगा समझेगा? उल्टे होगा, हटेगा, सिंपल बात। सघन मतलब अगर ये जा रही है, कैसे जा रही है? ऐसे जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन जा कैसे? ऐसे, सट गया अभिलंब की ओर। ये होता है अभिलंब। ये क्या होता है? अभिलंब होता है। अच्छा, अब फिर से यहाँ दिमाग लगाओ, ऐसे सोचो, यहां सोचो। अब ये था कांच, अब फिर से ये क्या है? फिर से ये हवा है। फिर से मान लो ये हवा है, तो ये हो गया कांच, ये हो गया हवा। बताओ, ये सागर माध्यम है ना, और ये हवा क्या हो गया? विरल। अब बताओ, जैसे ये निकलेगा सघन में से निकले कहाँ आएगा? विरल में। कहाँ आएगा? विरल में। इसका विलंब क्या होगा? ये होगा विलंब ना। तो अब यहां से इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगा। कहीं जाएगा ये? अब ये सघन थोड़े माध्यम है, ये तो विरल है। सघन में सटता है तो विरल में क्या होगा? हटेगा। तो ऐसे नहीं जाकर के जाएगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे। समझित नहीं समझना है, ऑब्जेक्टिव आता है। बोलता है ऐसे, बोलेगा जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है तो प्रकाश किरण क्या विलंब से दूर जाएगा या पास आएगा? तो देखना है, सघन से विरल, सघन से भाग रहा है, सघन में सटता है, वहां से भाग गया, विरल में आ गया तो विरल में हट जाएगा। अगर विरल से सघन में आया सट जाएगा, ठीक है, नहीं भूलेगा ना। इसका दो गो नियम, कौ नियम है? दो गो पूछा है कि अपवर्तन का कितना नियम है? 2 3 4, तुक्का मारो फिर, नहीं जानता तो नियम कितना है? 2। नियम कितना है? 2। पहला नियम क्या बोलता है? अपतित किरण और
वो हो गया अपवर्तन का नियम, ये सॉरी परावर्तन का नियम है, उसमें परावर्तित होता है किरण, इसमें परावर्तित किरण हो रहा है। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है। दूसरा क्या बोलता है, दूसरा नियम, दूसरा नियम क्या बोलता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं, क्या बोलता है, अपतन कोण के जिया और परावर्तन कोण के जिया हमेशा नियतांक होता है, ऐसा ना, हमेशा नियत होता है। ये इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम, इसे बोलते हैं स्नेल का नियम। ये बड़ी खतरनाक टॉपिक है, 10 छोड़ो 12th में पूरा है भरा हुआ फिजिक्स में, और 12th में इंपॉर्टेंट है, 10 में तो है ही है, 12th में इंपॉर्टेंट है। सेम परिभाषा लिखाएंगे 12th में, सेम टू सेम परिभाषा लिखाएंगे, बोले क्या सर 10 वाला पढ़ा रहे हैं 12th में, वही होता है। चलो ये हो गया कंप्लीट ना। तो 41 नंबर बताओ, सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखता है? बच्चा बताओ क्या होता है? क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, जिसके कारण उसका प्रकीर्णन कम होता है, प्रकीर्णन कम होता है और वो हमारे आंख तक पहुंच जाता है। अब कोई कमजोर है उसका प्रकीर्णन हो जाएगा, उधर रुक जाएगा, आएगा ही नहीं, तो हमारी जो आंख का जो रंग आएगा वही दिखेगा, ठीक है, कलेगा दिक्कत नहीं होगा ना, सच में सीखे तब कुछ करेगा, ऐसे नहीं। देखो चलो एक बोल दिया था, कर देते हैं बेचारा, जल्दी देखो, एन ए कितना पीस? एक पीस। अब तीर के आर पर आओ, एन ए कितना पीस? 2 पीस, 2 से गुना करो। उसके बगल में क्या है? ओ, अब वो देखो वो कितना पीस? 2 पीस, 2 पीस। अब यहाँ वो कितना है? 4, कितना हो गया? 6। अब तीर क्यों जाओ, 2 पीस, यहाँ कितना पीस? 1, 2 लगा दिए, कितना हो गया? 2 पीस और 4 पीस, 6 हुआ। ऑक्सीजन बराबर, आ जाओ एच पे, एच कितना पीस? 2 पीस, यहाँ कितना पीस? 2 पीस, 4 पीस, एच आ जाओ यहाँ कितना पीस? हो गया बराबर। एस एक पीस यहाँ है और यहाँ 1 पीस है, कंप्लीट हो जाएगा। बाकी सब आराम से दिमाग लगा कर लेना। और क्या देखो, खाली हम बॉक्स देते हैं, ठीक है, लिखना नहीं है। 5.6 ना, 5.2 बोल रहा है, तो देखो ऐसा देखो, अगर याद है तो लिखो 5.6, याद नहीं तो गलती मत करना, याद नहीं तो बोलना वैसे। जब वर्षा के पानी का पीएच मान 7 से कम हो गया हो जाता है, उसे अम्लीय कहते हैं। अगर याद है तो लिख दो 5.6 से कम हो जाता है या 6 होता है, ठीक है। जब जब वर्षा का पानी का पीएच मान 5.6 से कम होता है उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। और अम्लीय वर्षा होगा ना तो किसान को खेती जो करता है ना उसका हानि होता है, ठीक है, वो जला देगा, खेत को जला देता है, फसल को बर्बाद करता है। अशोधित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं करता? अशोधित जल का मतलब होता है वैसा जल जो शुद्ध हो, जिसमें कोई मिलावटी ना हो, वो करेंट को पास नहीं करता है, लेकिन जबकि वर्षा जल क्या हो रहा है? नहीं होता है, जबकि वर्षा जल होता है। हाँ ठीक, बोला कि एक शुद्ध पानी जो है वो करंट को पास नहीं करता है, लेकिन वर्षा का पानी लेकर आओ करंट पास करेगा, वही बोल रहा है। लेकिन वर्षा जल करंट को पास करता है, क्योंकि वर्षा के जल में क्या होता है? बहुत चीज मिलावटी होता है। वो अम्लीय भी, क्या बोला, अम्लीय होता है ना, तो अम्लीय भी है, तो जिसमें अम्ल का मात्रा रहेगा उसमें H+ आयन होगा, H+ आयन, और जिसमें H+ आयन आ गया वो विद्युत का पास करेगा। क्या होगा बोलो? आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है? क्योंकि आयनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, इसके बीच में आकर्षण बल बरियार होता है, इसीलिए गलनांक और क्वथनांक इसका उच्च होता है। गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, क्वथनांक भी और गलनांक भी। गलनांक मतलब कोई गलाया है लोहा को, बहुत मेहनत लगे गलाने में, गलाओ इसको, क्या बोलते हैं आगे,
कारण बताए कि धातु क्यों विद्युत धारा का संचालित करता है, कारण बताओ। बोला मोटा मोटी बात, धातु जो भी पदार्थ है, धातु में करंट पास होता है, क्यों बताओ, क्यों पास होता है, काहे पास होता है बताओ, फालतू तो नहीं, सिंपल लिखेंगे, क्योंकि धातु में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है ना करंट में, इलेक्ट्रॉन बहता है, जिसके कारण करंट पास होता है। और धातु में इलेक्ट्रॉन बेसी नहीं होता है, या बोल धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन को प्रदान करता है। इसमें बोलेंगे प्रॉपर आंसर करके देखो, क्या ऐसे लिखेंगे, धातु विद्युत धारा स्वचालित करता है क्योंकि 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 लिख लो, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन बी है, बी उसी का बी, अभी क्या था 44 का बी हो गया, इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक होता है, अधिक होता है, चाहे हाँ लिख लो अधिक या प्रदान, या क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन हाँ लिखो अधिक होता है, अधिक होता है, जिसके कारण विद्युत का संचालित करता है, संचालित करता है, हो गया, ठीक है। पहले लिखो धातु, ये मत लिखना, धातु विद्युत धारा संचालित करता है, ये खाली मत लिखना, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक होता है, जिसके कारण विद्युत संचालन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने आदान प्रदान होता है, इलेक्ट्रॉन ने बहता है तार में, हो गया। ए और भी करना बताओ, इसका नाम क्या है, क्या अंडाशय, क्या है अंडाशय, यही है रे अंडाशय, यही से अंडाणु बनता है, और ऐसा लगा है ना, ये खींच लेगा, यहाँ से खींच लेगा और इसमें अंडाणु आके रहेगा। अब यहाँ से क्या चीज किने रे, हाँ यही से ना, यहाँ जाएगा क्या चीज, कैसा कैसे, कैसा पागल है, इसमें हंसने के बाद तुम फिलोपियन ट्यूब बोलो, फिलोपियन नलिका है, फिलोपियन ट्यूब। अच्छा और चीज पूछता है क्या निषेचन कहाँ होता है, निषेचन भी यही होता है, कहाँ मिलता है, ये अंडाणु और शुक्राणु यही मिलता है ना, ये फिलोपियन ट्यूब में, तो निषेचन भी यही होता है, ठीक है। भले बात है, यहाँ पलता है, अलग बात है। चलो आगे प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध एक धातु का गुण होता है, प्रतिरोध एक वस्तु का गुण होता है जो करंट को बहने से रोकता है, करंट के बहने से रोकता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध के मात्रक पूछा था इस बार, क्या होता है, ओम होता है, ओम क्या होता है, ओम, पूछ रहे देगा नहीं, उल्टा पूछा था, ओम किसका मात्रक होता है, वाह, ओम किसका मात्रक, उल्टा पूछा था। आगे क्या बोला है, प्रतिरोध किसी चालक तार पर प्रतिरोध के किन कारकों पर निर्भर करता है, तार के मोटाई पर, तार के लंबाई पर, तार के क्षेत्रफल पर, तार के क्षेत्रफल पर, बस लिख देंगे। और पदार्थ के गुण पर भी, वो लकड़ी का पदार्थ है आखिर लोहा का है, आखिर तांबा का है, कॉपर का है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था और भी तुम लोग का एग्जाम में, सबसे अच्छा करेंट का विद्युत धारा का सुचालक कौन है, लेकिन चांदी ऑप्शन में नहीं था, चांदी था ऑप्शन में, ऑप्शन में था लोहा, Fe था, Cu था, कॉपर, एल्युमिनियम, और क्या था, और तो क्या था, और कुछ था, तो चांदी अगर ना देखो ना तो कौन होगा, तांबा होगा कि एल्युमिनियम होगा, तांबा होगा, ठीक है, कॉपर होगा, कॉपर के तार महंगा क्यों मिलता है एल्युमिनियम से,
एल्यूमिनियम सस्ता मिलता है, कॉपर महंगा, ठीक है। इसका आंसर होगा तांबा, कॉपर। चलो, ये बोला है किस क्रम में जोड़े, किस क्रम में जोड़े, इस तीन प्रतिरोध को कैसे जोड़े कि क्या हो, कुल प्रतिरोध एक नंबर में 4 हो। 4 कब होगा, पास में क्रम 2 1/2 प्लस तो देख लो, सब जोड़ना है। 3 को 1/3 प्लस 1/6 कितना रहा है, देखो एलसीएम आएगा 6, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 कितना आया 3/6 कितना आया 1/2। अब इसमें जोड़ो 2 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा, हट कहाँ आ रहा है, 5/2 आ रहा है। ओहो हो, हाँ ठीक 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 है, इसको डालेंगे तो लिखो ऐसे, क्या लिखेंगे, एक नंबर के लिए बोलेंगे 3 ओम को, 3 ओम एवं 6 ओम को पार्श्व क्रम में, पार्श्व क्रम में जोड़ने पर क्या मिलेगा, 1/r बराबर 1/3 प्लस 1/6। पार्श्व क्रम मतलब उल्टा का जोड़ दो, एलसीएम कितना मिलेगा 6, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 कितना आया 3/6, काटो 1/2, तो आर को पलटाओ, आर को ऊपर करो 1 को नीचे, तो क्या हो जाएगा ये 2/1, नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता है, हटाओ 1, क्या मिल गया आर का मान 2। अब क्या कर दो, अच्छा ये आर मत बोलो, इसको आर डैश बोलो। अब लिखो आर बराबर ये आर डैश प्लस 2 ओम, आर डैश का मान कितना था 2 ओम प्लस 2 ओम, कितना हो गया 4 ओम। आ गया आंसर, ये पहले दे चुका है कि यही लेना है तो अपने में से करना होगा, किसी को पास क्रम में किसी को श्रेणी क्रम, दिमाग लगाना पड़ेगा, उल्टा पुल्टा करना है। अब बोला है 1 ओम, तो 1 ओम हमसे कम है ना, तो 1 ओम कैसे आएगा, पास में सब जोड़ दो, क्योंकि श्रेणी क्रम बेसी आता है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, सबको पास में क्रम में, देखो सभी 2 नंबर के लिए सभी प्रतिरोध को पास में क्रम में, पास क्रम में जोड़ने पर सबको ना सिंपल लिख दो, आर 1/r बराबर 1/2 ओम, 2 लिखो केवल, प्लस 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम कितना आएगा 6, भाग मारो 3 से गुना करो, 3 से भाग मारो कितना है 2 प्लस 1 कितना आया 6/6, कट के 1, और 1 का तुम उल्टा करो सीधा करो क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा, 1 ओम। के पागल कर पकड़ो, हो गया। और कितना बोला है 3 नंबर में 11, तो 11 अधिक हो गया ना, अधिक कब आता है जब श्रेणी क्रम जोड़ दो, ठीक है। तीनों प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर R बराबर क्या होता है R1 प्लस R2 था ना, तो सीधा लिखो R1 का मान कितना है 2 प्लस 3 प्लस 6 कितना हो गया 11 ओम, हो गया। लिखवा देंगे, पहले बनाएंगे नहीं, पहले बताएं हैं, बताए हैं पगला, हमारा याद है, खत्म नहीं हुआ, कल है सही ना। इसमें क्या लिखेंगे, जब किसी चालक तार से होकर धारा प्रवाहित हो रहा है, मान लो ये चालक तार है, धारा प्रवाहित हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र इसके आसपास उत्पन्न होगा, क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र आसपास उत्पन्न होगा। इसीलिए मोटर जो घूमता है, देखो पहले से मोटर लगा दिया, अब उसमें तार में देगा धारा करेंट, वहां एक और चुंबक बनेगा धारा वाला विद्युत चुंबक, अब वो चुंबक बनेगा, वो चुंबक और है, अब उसमें क्या करेगा विकर्षण, और ये घूमने लगता है, ठीक है, वही मोटर के यूज किया गया है इसी में। देखो इसका आंसर स्पीड में,
इनके प्रयोग के अनुसार या इनके प्रयोग से इनके प्रयोग से इनके प्रयोग से इनके प्रयोग से यह पता लगा कि इनके प्रयोग से यह पता लगा कि यह पता लगा कि यह पता लगा कि यदि कोई सीधा छोड़ो, यदि कोई तार से होकर तार तार यदि कोई तार से होकर तार तार यदि कोई तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होता है, 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 तो उसके चारों ओर उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। हो गया बस। अगला क्वेश्चन, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। दाहिना हाथ के नियम देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बाएं हाथ के नियम पढ़ चुका है, ये चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र और ये विद्युत धारा। तो जो बाएं हाथ का है, अब बोला बाएं हाथ के नियम है ना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ, इसमें और दक्षिण हस्त के नियम में क्या अंतर है। दोनों मंत्र पूछा है, ठीक है। पहले से कैसे, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ, यहां तक लिखो, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, अंगूठे की दिशा, यहाँ बस खाली छोड़ना, हाँ आंसर में, अंगुष्ठ की दिशा विद्युत धारा के को बताता है। दाहिना हाथ है, बायां हाथ नहीं है, दाहिना हाथ का नियम है। और मध्यमा दक्षिण विद्युत धारा अन्य हो गया। ये लिखने के बाद एक लाइन छोड़ो, एक लाइन छोड़ कर लिखो, ये लिख लिया ना, यहाँ से नहीं लिख के ये लिख लेना है विद्युत धारा की दिशा को। दाहिना हाथ में अंगूठा दिखाएगा विद्युत धारा, बायां हाथ में अंगूठा दिखाएगा चुंबकीय बल। एक लाइन छोड़ो, देखो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार फ्लेमिंग के बाएं हाथ का, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार बाएं हाथ का अंगूठा चुंबकीय बल पोमा
कोमा लिखो, बाएं हाथ का अंगूठा चुंबकीय बल कोमा, इसे क्या बोलते हैं? तर्जनी। क्या बोलते हैं इसको? तर्जनी। लिखो तर्जनी, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र एवं मध्यमा, ये बीच वाला मध्यमा, मध्यमा उंगली, मध्यमा उंगली, मध्यमा उंगली विद्युत धारा के दिशा को, विद्युत धारा के दिशा को, विद्युत धारा के दिशा को बताता है, विद्युत धारा की दिशा को दिखाता है, बताता है, निर्देशित दर्शाता है, बताएगा वो, हो गया। इसीलिए 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 हम कह सकते हैं अंतर दिखा, इसमें अंगूठा दिखाता है क्या चीज? विद्युत धारा। अब बायां हाथ के नियम में विद्युत धारा को दिखाता है ये मध्यमा, ये दिखाता है चुंबकीय बल की। अंतर नहीं है, दोनों में अंतर क्या है? वही होता है ना। इसीलिए हम कह सकते हैं कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम और फ्लेमिंग के बाम हाथ नियम में बहुत अंतर है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम एवं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम एवं फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में, बाम हस्त नियम से अलग अलग है। बस हो गया। अगला क्वेश्चन क्या गया? पारा यानी पारद के मुख्य अयस्क का नाम लिखे एवं सूत्र लिखे। इस अयस्क को किस विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में बदला जाता है? पारा धातु को उसके अयस्क से निष्कर्षण में प्रयोग समीकरण को लिखे। अयस्क का नाम, पहले को मुख्य अयस्क बोला ना, अयस्क नाम लिखो। मतलब किससे मिलता है, किससे बदलता है? कौन? पारा। मुख्य अयस्क का नाम क्या है? सीने बार। क्या था? सीने 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 बार। सूत्र लिखो, सूत्र HGS। ये क्या है? यह है सीने बार। Hg क्या होता है? Hg होता है पारा, लेकिन बोला अयस्क मतलब मिलावटी उसमें है ये अभी, ठीक है, उसको साफ नहीं किया गया है। तो ये पूरा ऐसे प्राप्त होता है पारा जो है इस S के साथ, ठीक है। हो गया। आगे लिखो, इसी में एक लाइन छोड़ो, लिखो इस अयस्क को भर्जन विधि द्वारा, कौन विधि? भर्जन। कौन विधि? भर्जन। भर्जन विधि द्वारा, भर्जन विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में धातु ऑक्साइड में बदला जाता है, बदला जाता है। देखो यहां तक का हो गया आंसर। अब आगे और बोला है यहां से
पारा पारा धातु को उसके अयस्क से निष्कर्षण में प्रयुक्त समीकरण को लिखे। ढेर क्वेश्चन बना कर दिया है इसमें। लिखो समीकरण 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 बोला समीकरण लिख देंगे। निष्कर्षण समीकरण निष्कर्षण समीकरण समीकरण लिखो। क्या है? एच जी एस। इसको क्या करना है? ऑक्साइड बना था, क्या करेंगे? ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? ये ऑक्साइड बन जाएगा, HgO बनेगा, HgO प्लस SO2 बनता है ना। यहां होगा उष्मा, यहां क्या लिखेंगे? उष्मा। इसके बाद अगला समीकरण, ये जब बदल जाएगा HgO में तो फिर HgO को क्या करेंगे? हमें फिर ऑक्सीजन अलग करना है। क्या कर देंगे इसे? इसको ऑक्सीजन अलग करके क्या करेंगे? फिर से उष्मा देंगे, फिर से उष्मा देंगे तो ये Hg अलग हो जाएगा और O2 की CO2। संतुलित कोण कैसा था? इसको विकास कर दो, बताओ। Hg कितना पीस है यहाँ? एक। इधर बराबर है S कितना पीस? इधर कितना है? 2 पीस है S। मारेंगे बकलोल। O कितना पीस? 2। यहाँ O कितना पीस? 2 1 3। हो गया खेल। क्या करेंगे? 2 लगाएंगे यहाँ। अब देखो O तो बराबर हो गया, अभी वो नहीं बराबर हो रहा, लेकिन H कितना हो गया? Hg 2 पीस। यहाँ लगा देंगे 2, फिर 2 लगाएंगे यहाँ तो S कितना हो गया? खेल खराब है। यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा तब ना। अब S बराबर हुआ, लेकिन O फिर बिगड़ गया। कितना हो गया? 4 2 6। यहाँ लगा देंगे 3। ठीक बढ़ जा। दो 3 2। ठीक है, इसे क्या करेंगे? HgO, यहाँ ऑक्सीजन 2 पीस है ना, 2 लगा देंगे यहाँ, 2 हो गया। ये H को भी 2 कर देंगे, Hg को। हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा क्या कि ये मुख्य अयस्क का नाम बताओ सिनेबार का, या सिनेबार का रासायनिक सूत्र बताओ। रासायनिक सूत्र क्या होगा? HgS। इसे कौन विधि द्वारा निकालते हैं? तो भर्जन विधि द्वारा। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। चलो अगले सूत्र में क्या है? संकलन अभिक्रिया। ओए जल्दी से हेडिंग बनाओ इसका, केवल संकलन अभिक्रिया का हेडिंग बनाओ। संकलन हाँ अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया देखो इसमें। वैसा अभिक्रिया संकलन में क्या होता है समझना ध्यान से। C2H4 से हाइड्रो जोड़ेंगे और ये बन जाएगा कितना? C2H6। नहीं बनेगा ना। देखो को है हाइड्रोजन, को है 4 गो। कार्बन का गो? कार्बन 6 गो। पागल है, ऐसे कुछ है ना। अब बताओ ये कार्बन कार्बन कितना आपस बनाया होगा आपस में? आपस में कौन बनाएगा? 2 हाथ खाली है ना भी दोनों का, तो डबल आवन। लेकिन अब यहाँ बताओ कौन बनाएगा? 2 कार्बन है और 3 गो इसमें हाइड्रोजन है और 3 गो इसमें है, सिंगल बनाएगा ना। तो ये था क्या? डबल आवन के साथ, और ये क्या हो गया? सिंगल आवन। ठीक है, लिखेंगे वैसा अभिक्रिया। लिखो इसमें वैसा अभिक्रिया जिसमें ना ओग्रम लिखना पहले। इसमें वैसा अभिक्रिया जिसमें इसमें कार्बन यौगिक कार्बन यौगिक कार्बन यौगिक द्वि आवंध एवं त्रि आवंध, द्वि आवंध एवं त्रि आवंध
द्वि आबंध एवं त्रि आबंध, द्वि आबंध एवं त्रि आबंध से बदलकर एकल आबंध बना लेता है, एकल आबंध बना लेता है, उस अभिक्रिया को संकलन अभिक्रिया कहते हैं, उस अभिक्रिया को संकलन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में ये लिखना है, जैसे में ये लिखना है कि इसका छोटा बोल प्रतिस्थापन, क्या बोला है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, लिखो प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गया। देखो प्रतिस्थापन मतलब विस्थापन है ना, लेकिन इतना अंतर है कि इसमें विस्थापन में क्या सीखा था, विस्थापन में एफ ही अकेला था और सीयू अकेला को हटा रहा था, FeSO4 प्लस Cu। लेकिन प्रतिस्थापन में क्या होगा ना, ये वो नहीं, पूरा गैंग को हटाएगा, पूरा गैंग, ठीक है, मतलब ग्रुप को, यौगिक को हटाता है। देखो वैसा अभिक्रिया इसमें, वैसा अभिक्रिया प्रतिस्थापन में, वैसा अभिक्रिया जिसमें, हाँ वैसा अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक दूसरे यौगिक को, एक यौगिक दूसरे यौगिक को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, ग्रहण कर, अरे वही है बस, विस्थापन अभिक्रिया ही है। एग्जाम्पल लिख लो, जैसे CH4 प्लस Cl2 एरो CH3Cl प्लस HCl, लिखो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, स्पीड में हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया लिखवा दिया ना, तो लिखवा दे, थोड़ा लिखवा दिए हैं तो फालतू टाइम लग रहा है। बताओ फेफड़ा के बारे में चित्र बनाना है, चित्र आता है, अगलो बार दिया था, बस अमीबा पूछा था, चित्र पूछा ना, अमीबा में चित्र के अनुसार, अब किलो सिंपल देगा, चिंता मत करो। फेफड़ा अरे जैसे बनेगा ना वैसे ही बनाना है, नामा कर खाली कर देना है, मुंह नाक कान घे घूग लिख देना है, कान टूट लिख देना है बस। ये कब हो गया पता है, सब ऊपर में है, अजय अजीत सोनू लिखल है। ऑक्सीजन कैसे प्रभावित होता है, हीमोग्लोबिनीकरण, याद रखना। ऑक्सीजन को कोशिका के पास कौन ले आता है, हीमोग्लोबिन, बोलते हैं खून, क्योंकि खूने में होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है, खूने में होता है हीमोग्लोबिन। अगर खून का लाल रंग पूरा लाल दिख रहा है तो हीमोग्लोबिन ज्यादा है, इसीलिए हीमोग्लोबिन रहना जरूरी है। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन में हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को, सॉरी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, परिवहन करता है, ठीक है। अच्छा कल लिखवाए, कल दूसरा क्वेश्चन था, ये अलग वही टाइप क्वेश्चन है लेकिन अलग घुमा पूछा है। जीनों की किन्हीं तीन विशेषता का उल्लेख करें, ये लिखो, जीनों की
किन्हीं 3 विशेषता को उल्लेख करे। यह आनुवांशिक पदार्थ के इकाई है। इसमें द्विगुण का क्षमता होता है। इस जीन ही है ऐसा चीज जो पापा का गुण लेकर आता है और मम्मी का, दोनों को लगाता है ना, इसलिए बोलते हैं इसमें 2 चीज का गुण रह सकता है। जीन के कारण ही क्या होता है, आदमी का एक क्या है, जीन से गुण लक्षण आता है, और दोनों का, मम्मी का भी पापा का जाएगा। ये द्विगुण क्या लिखवा रहे, यह एक पीढ़ी से लक्षण को दूसरे पीढ़ी में लाता है।